सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाँ, तो अभी जो टॉपिक है वो है फ्रीजिंग का। फ्रीजिंग में क्या होता है, टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्वियसली, एंड द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर अंडरगोज ए चेंज इन स्टेट टू फॉर्म आइस क्रिस्टल। ये तुम्हारा जो फ्री मॉइस्चर होता है वो तुम्हारा क्या होता है, उसका स्टेट चेंज होता है और वो आइस क्रिस्टल बनाता है। ऑब्वियसली इसमें तुम्हारा जो वाटर एक्टिविटी वो घटता है, बिकॉज वाटर एक्टिविटी क्या होता है, वो जो फ्री मॉइस्चर होता है वो जितना मतलब अवेलेबल रहता है उस पर वाटर एक्टिविटी बढ़ता है, बट यहाँ पे वो आइस क्रिस्टल बना रहे तो वाटर एक्टिविटी कम होगा। ठीक है, नाउ हमेशा एक नोट है कि फ्रीजिंग के पहले हम लोग ब्रांचिंग करते हैं, ठीक है, और किंग लाइक फूड प्रोडक्ट्स में करते हैं फ्रीजिंग, ये सब भी लिखा हुआ है यहाँ पे। अब प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग बहुत सिंपल है, पहले तो कूल डाउन किया एट ए टेम्परेचर वेयर द न्यूक्लिएशन स्टार्ट। अब न्यूक्लिएशन क्या होता है, न्यूक्लिएशन जो लाइक पहला जो क्रिस्टल बनता है ना, डेट नीड्स सम बेसिस टू ग्रो। ठीक है, अपॉन द न्यूक्लियस द क्रिस्टल कैन ग्रो। वो क्रिस्टल को ग्रो करने के लिए एक बेस चाहिए, वो है न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस जो बनता है उसको न्यूक्लिएशन बोलते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड तो पता ही है। थर्ड क्या है, ऑन द फर्स्ट क्रिस्टल अपीयर्स इन द सॉल्यूशन ए फेस चेंज ऑकर्स फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड विथ फार्दर क्रिस्टल ग्रोथ। मतलब एक बार जब लिक्विड टू सॉलिड वो चेंज हो गया देन फर्दर और ऐसा चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है, एक टाइम टेम्परेचर ग्राफ कर्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझते हैं। इसमें तुमको बेसिकली एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर रहेगा। तुमको यहाँ से स्टार्ट करना है, पहले मैं ड्रॉ कैसे करना बता देता हूँ। स्टार्ट करना है, ये जो फ्रीजिंग मतलब ये पॉइंट होता है ना, नॉर्मली ये तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट के थोड़ा नीचे लाना है, फिर ऊपर जाना है, फिर एक कांस्टेंट नहीं बट एक सब्सिक्वेंटली यहाँ पे देखो बहुत फास्ट गिर रहा है ना, ऐसे नहीं गिराना है, हल्का से गिराना है। फिर यहाँ पे भी थोड़ा हीट होगा, मतलब थोड़ा ऊपर लेके जाना है, फिर हल्का से गिराना है, फिर स्ट्रेट ऐसा डाउन आएगा। ठीक है, और पॉइंट मार्क कर देना है ASBCDEF। ठीक है, और ये TF क्या है पढ़ेंगे बाद में हम लोग। और थीटा F क्या है, ये तुम्हारा है फ्रीजिंग पॉइंट, और ये थीटा S क्या है, ये तुम्हारा है जो फ्रीज़र का टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो पहला क्या है, हम लोग AS पढ़ते हैं। AS क्या है, AS इज सिंपली कूलिंग बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग जस्ट कूल कर रहे हैं, मतलब ठीक है, जो टेम्परेचर है वो घटा रहे हैं। ठीक है, एंड एट पॉइंट S the point S is still liquid although the temperature is below freezing point. it below freezing point आ गया, अब इसको सॉलिड बन जाना चाहिए था, बट ये फिर भी लिक्विड है। ये क्यों है, बिकॉज इस फेनोमेना को हम लोग सुपर कूलिंग बोलते हैं। ठीक है, और जो टेम्परेचर डिफरेंस है लाइक जो फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे कहाँ तक ये लाइक लिक्विड बन के रह सकता है, ये है तुम्हारा 10 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब क्या बोला है, नेक्स्ट है तुम्हारा SB। यहाँ पे देखो अब फ्रीजिंग के नीचे भी एक मतलब टेम्परेचर इंक्रीज क्यों कर रहा है, ये देखो पॉइंट S पे ना तुम्हारा पहला क्रिस्टल का न्यूक्लियस बनता है, पहला क्रिस्टल बनता है। ठीक है, सो जब क्रिस्टल बनता है ना तो एक लेटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये रिलीज होता है। ठीक है, अब जब हीट रिलीज हुआ है तो सिस्टम का जो टेम्परेचर है थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा बढ़ेगा। फिर क्या हो रहा है, BC में क्या हो रहा है, हियर द मेजर पार्ट ऑफ आइस इज फॉर्म्ड, मतलब आइस कंटिन्यूसली बन रहा है, मतलब इसमें जो है हियर मेनली द लेटेंट हीट इज बिंग रिमूव्ड। आइस बन रहा है ना, लिक्विड टू आइस बन रहा है, यहाँ पे तुम्हारा टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, जस्ट का फेस चेंज हो रहा है। सो ये जो तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर होगा ना, जैसे पहले यहाँ पे बहुत वास्ट चेंज इन टेम्परेचर हो रहा था, इस बार उतना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बिकॉज तुम्हारा मेनली तुम्हारा फेस चेंज हो रहा है, तो हल्का टेम्परेचर चेंज होगा, एकदम हल्का। यहाँ पे देखो इतना लंबा था, यहाँ पे देखो इतना है। ठीक है, तो फिर क्या होगा ना, यहाँ पे एक BC पॉइंट पे एक नोट है, द फ्रीजिंग पॉइंट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, दिस इज बिकॉज अनफ्रोजन बाउंड मॉइस्चर हैज़ गेन्ड और इंक्रीज इन सॉल्यूट। देखो ये जो फ्रीजिंग हो रहा है ना, ये तुम्हारा जो लाइक अनबाउंड मॉइस्चर जो लाइक फ्री मॉइस्चर है उसका हो रहा है, और जो बाउंड मॉइस्चर है ना, अब जैसे जैसे अनबाउंड मॉइस्चर कम होता जाएगा, जो सॉल्यूट है इन बाउंड मॉइस्चर वो इंक्रीज होगा। ठीक है, सो ये पॉइंट याद में रखना है, क्यों याद में रखना बोलता हूँ। नेक्स्ट CD में देखो, CD में एक इंक्रीज हो रहा है फिर से, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज अगेन लेटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, बट ये जो लेटेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, ये तुम्हारा उस बाउंड मॉइस्चर अनबाउंड जो फ्री मॉइस्चर है उसका नहीं है, जो बाउंड मॉइस्चर जिसके अंदर सॉलिड है वो सॉल्यूट अभी क्रिस्टलाइज हो रहा है। ठीक है, वो सॉल्यूट क्या हो रहा है, वो इतना सुपर सैचुरेटेड हो गया है कि अभी वो क्रिस्टल बना रहा है। तो वो जो क्रिस्टल बनाएगा, पहला जो सॉलिड क्रिस्टल बनाएगा, उसके वजह से एक लेटेंट हीट ऑफ जो क्रिस्टलाइजेशन वो रिलीज होगा, और उसके वजह से सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा फिर से। ठीक है, फिर से जो DE है, DE बहुत सिंपल है। ठीक है, DE से घट रहा है, मतलब क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर एंड सॉलिड कंटिन्यूस। इस बार वाटर का भी चल रहा है और साथ साथ सॉल्यूट का भी चल रहा है। सो द टोटल टाइम अप टू रीचिंग E, ये जो फ्रीजिंग टाइम है इसको TF बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द टेम्परेचर जो EF है, लास्ट में जो लास्ट पार्ट है EF, ये क्या है, हियर द टेम्परेचर ऑफ द आइस क्रिस्टल मिक्सचर फॉल्स टू द टेम्परेचर ऑफ द फ्रीजर। ये जो टेम्परेचर ऑफ द फ्रीजर है, इसके
इसके अकॉर्डिंग इस तक फॉल हो जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा प्रॉपर चार्ट है। फिर क्या बोला है, एक नोट बोला है कि स्लो फ्रीजिंग जो है ना, अगर हम लोग धीरे धीरे फॉर्म करते हैं ना तो क्या होता है, बहुत कम क्रिस्टल बनता है लेकिन बहुत बड़ा बड़ा साइज़ का बनता है, ठीक है। और अगर हम लोग फास्ट फ्रीजिंग करते हैं ना तो क्या बनता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्टल बनता है बट उसका साइज़ बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टाइम टेम्परेचर कर्व। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ यूटेक्टिक टेम्परेचर। देखो यूटेक्टिक टेम्परेचर बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो तुम्हारा दिस इज द टेम्परेचर वीट एट विच क्रिस्टल्स ऑफ एन इंडिविजुअल सॉल्यूट, जो सॉल्यूट का जो क्रिस्टल बना था दैट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद द अनफ्रोजन लिक्विड, ठीक है। जो तुम्हारा बाउंड मॉइस्चर था, जो जिसको हम लोग फ्रीज नहीं कर रहे थे, हम लोग अनबाउंड जो फ्री मॉइस्चर है उसको फ्रीज कर रहे थे ना, जो बाउंड मॉइस्चर जिसको हम लोग फ्रीज नहीं कर रहे थे उसके साथ ये जो सॉलिड जो क्रिस्टल बना रहा है ये दोनों इक्विलिब्रियम में हो, उस टेम्परेचर को हमको यूटेक्टिक टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। अब मेथड ऑफ फ्रीजिंग में तुम्हारा दो मेथड होता है। एक तुम्हारा डायरेक्ट मेथड जो IQF बोलते हैं, इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग का। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब सिंपल, फूड इज प्लेस्ड इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रेफ्रिजरेंट। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, पहले द फूड इज प्लेस्ड इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कूल्ड मेटल सर्फेस, एक बैरियर रहेगा, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट कंटेंट है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बट फास्ट होता है, और ये जो इनडायरेक्ट होता है ये तुम्हारा थोड़ा लेस मोर एक्सपेंसिव प्रोसेस है और रिलेटिवली मोर फास्टर है, ठीक है। सो अब देखो एग्जांपल देखो, डायरेक्ट का एग्जांपल है तुम्हारा एयर ब्रश फ्रीज़र, फिर बेल्ट और स्पाइरल फ्रीजर्स, फिर इमर्शन फ्रीजिंग, और जो लास्ट में है ये क्रायोजेनिक फ्रीज़र, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा क्या क्या होता है, एयर ब्रश फ्रीज़र में हम लोग सिंपली जो एयर सर्कुलेट करते हैं विच इज़ एट टेम्परेचर ऑफ -30 to -40 एट वेलोसिटी इतना। फिर फ्लूइड्स बेड ड्राई में क्या करते हैं हम लोग, -25 to -35 डिग्री का एयर पास करते हैं, ठीक है, जिसका तुम्हारा जो थिकनेस है, ठीक है, फूड का, वो तुम्हारा बेड जो थिकनेस है उसका थिकनेस है 2 to 13 सेंटीमीटर। फिर ये कॉन्वेयर बेल्ट में रहता है वो जो फूड, सो ये सब लिखना, ठीक है। फिर बेल्ट और स्पाइरल फ्रीजर में स्पाइरल शेप का बेल्ट सब होता है, ठीक है, तो उसके अंदर तुम्हें काउंटर करंट फ्लो ऑफ एयर होता है। फिर इमर्शन से नाम से मालूम चल रहा है क्या है, दे आर द फूड्स आर इमर्स्ड इन द लो टेम्परेचर ब्राइन। फिर जो क्रायोजेनिक फ्रीजिंग है उसमें हम जो रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं जैसे N2 और CO2 विच आर डायरेक्टली स्प्रेड ऑन द फूड आइटम्स। तो ये सब। अब डायरेक्ट में क्या है, डायरेक्ट में बेसिकली 3 है। एक तो तुम्हारा प्लेट फ्रीजर्स जिसमें तुम्हारा लाइक फूड 2 प्लेट्स के बीच में रहता है और उस प्लेट्स को प्रेस किया जाता है, ये तुम्हारा लेस एफिशिएंट है और कॉस्टली भी है। फिर कोल्ड एयर फ्रीजर में देखो क्या होता है ना कि फूड जो है ना वो बैचेस में सप्लाई होता है, और इसमें से एक कांस्टेंट एंड स्टेडी स्ट्रीम ऑफ कोल्ड एयर विच इज़ लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस इज़ बीइंग फ्लोड, ठीक है। और ये जो फूड है ये तुम्हारे लार्ज कैबिनेट्स और टनल्स में रखा जाता है जिसमें से तुम्हारा इतना डिग्री का एयर फ्लो किया जाता है कॉन्स्टेंटली। फिर आ गया फ्रीजर्स फॉर लिक्विड फूड्स। लिक्विड फूड को फ्रीजिंग कैसे करना है, ऑब्वियसली एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड के साथ पास करवा दो हीट एक्सचेंजर्स में, वैसे ये फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो जो फ्रीजिंग में जो तुम्हारा प्रॉपर्टीज चेंज होता है वो क्या क्या है, डेंसिटी चेंज होता है, थर्मल कंडक्टिविटी चेंज होता है, हीट कंटेंट जो एंथैल्पी है वो चेंज होता है, स्पेसिफिक हीट चेंज होता है, ये सब फैक्टर चेंज होता है। अब डिज़ाइन देख लो, डिज़ाइन ऑफ कोल्ड स्टोरेज में तुम्हारा पहले तो साइट सिलेक्शन कहाँ बनाना है, फिर ओरिएंटेशन मतलब नॉर्थ साउथ रखना है कि ईस्ट वेस्ट रखना है वैसा। फिर तुम्हारा आ गया साइज़ कैसे रखना है, जहाँ तक तुम्हारा मैकेनिकल एंड मैनुअल ऑपरेशन का स्पेस रह जाए और जो कंटेनर्स रखने के लिए वॉल्यूम रह जाए, वैसे साइज़ लेना है। और साइज़ का जो है ना वो एक फॉर्मूला भी होता है, V= मतलब वॉल्यूम जितना साइज़ चाहिए, ठीक है, वो क्या होता है V डैश क्या है तुम्हारा, एक प्रोडक्ट कंटेनर को कितना वॉल्यूम चाहिए प्लस कितना नंबर ऑफ कंटेनर्स है टू बी कूल्ड एंड कितना नंबर ऑफ कंटेनर्स है टू बी स्टोर्ड। इन सबको अगर हम लोग प्लस करके इनसे मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ साइज़ मतलब वॉल्यूम ऑफ कोल्ड स्टोरेज कितना चाहिए वो उनको मिल जाएगा। दूसरा है स्पेस रिक्वायरमेंट, मतलब हाइट कितना चाहिए 3 to 10 मीटर, स्टोरेज स्पेस कितना चाहिए 3.4 मीटर क्यूब पर टन। फिर एक रैक के बीच में कितना डिस्टेंस चाहिए वो लिखा है, और रैक और वॉल के बीच में कितना डिस्टेंस चाहिए। सीलिंग और जो प्रोडक्ट शेल्फ टॉप है मतलब जो शेल्फ होता है उसका जो टॉप और सीलिंग के बीच में कितना डिफरेंस है वो लिखा हुआ है। फिर डिज़ाइन ऑफ रूफ भी मैटर करता है, सीलिंग भी मैटर करता है। फ्लोर जो है फ्लोर का कैपेसिटी 5500 to 8000 kg पर मीटर क्यूब होना चाहिए। फिर डोर्स और शेल्फ कैसा होगा वो सब भी मैटर करता है। फिर इंसुलेशन ऑफ रूफ एंड वॉल्स, देखो इंसुलेशन में जो मटेरियल यूज़ करता है हम लोग पॉलीस्टीरीन करता है, स्टाइरोफ्रॉम, पॉलीयूरेथ्रिन। यहाँ पे क्या होता है इन लोग का जो थिकनेस मेंशन किया है और जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मेंशन किया है, ये सब भी तुम याद करना है तो कर सकता है। इसके बाद एक लास्ट थिंग है और एक चीज़ है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है कोल्ड स्टोर में।
एक तो वेपर बैरियर है, फिर एयर डिफ्यूजन और डिफ्रॉस्टिंग। डिफ्रॉस्टिंग जब होता है जब तुम्हारा रेफ्रिजरेंट है वो तुम्हारा लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है। अब एयर कंडीशनिंग पे आओ। एयर कंडीशनिंग का मेन एम क्या है पता है? ये जो कंडीशन स्पेस है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, इसको हम लोग को अगर विंटर है तो इसको वार्म करना है, अगर समर है तो इसको कूल करना है, ठीक है। अब देखो, जो तुम्हारा आउटसाइड एयर है उसको हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी विंटर चल रहा है, ठीक है, विंटर, तो हम लोग को हीट करना है, तो आउटसाइड एयर लिया। यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा है। फ़िल्टर का काम क्या है? टू रिमूव डर्ट, डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज़। फिर हम लोग इसको पास किया एक प्री हीटर से। प्री हीटर्स का काम क्या है? इट प्रिवेंट्स पॉसिबल फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड टू कंट्रोल इवापोरेशन ऑफ वाटर इन द ह्यूमिडिफायर। यहाँ पे जो तुम्हारा ह्यूमिडिफायर लगा है ना, जो तुम्हारा एयर को और ह्यूमिड बनाता है, उसमें तुम्हारा इवापोरेशन ना हो जाए, वो उसको वो अवॉइड करता है, ठीक है। फिर तुम्हारा एक रीहीट कॉइल लगा हुआ है, मतलब इसको हीटिंग करना है ना बेसिकली इस एयर को, तो हम लोग इसको रीहीटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टू ब्रिंग द डिजायर्ड ड्राइबल टेम्परेचर, इसको हम लोग रीहीट करते हैं। फिर फैन होता है जो कि इस रीहीटेड एयर को, जो हीटर एयर है, इसको कंडीशन स्पेस में तुम्हारा भेजता है। फिर कुछ पार्ट जो इस यूज़ का हो गया है, ये पार्ट ऑफ द यूज़ हेयर इज एग्जॉस्टेड टू द एटमॉस्फेयर बाय द एग्जॉस्ट फैन और वेंटिलेटर, जो यहाँ पे रूम पे रहेगा। और बाकी जितना भी रिसर्कुलेटेड एयर है वो फिर से तुम्हारा यूज़ होगा, ठीक है। और टाइम बाय टाइम, जैसे कि हम लोग कुछ पार्ट ऑफ द एयर लूज आउट हो जा रहा है, तो टाइम बाय टाइम थोड़ा हम लोग आउटसाइड एयर भी लेते रहेंगे। तो यही तुम्हारा प्रोसेस हो गया, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस है तुम्हारा समर एयर कंडीशनिंग, जिसमें हम लोग इसको कूल करना होता है। कूल करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? ऑब्वियसली फ़िल्टर तो होगा ही, फिर एक कूलिंग कॉइल चाहिए जिसका टेम्परेचर, ड्राइबल टेम्परेचर बहुत कम हो, ठीक है। और जैसे ये तो टेम्परेचर है, ठीक है, ये इसका घटेगा, फिर क्या होगा? ये एक परफोरेटेड मेम्ब्रेन से पास होगा, जहाँ पे इसका मॉइस्चर इससे निकल जाएगा, ठीक है। मॉइस्चर जो निकल जाएगा वो एक सम्प पे जाके कलेक्ट होगा, और फाइनली एक थोड़ा हीटिंग कॉइल होगा, मतलब, ठीक है, हल्का सा एक हीटिंग कॉइल होगा जो कि तुम्हारा फ़ैन के थ्रू ये भेजेगा कंडीशन स्पेस में, ठीक है। फिर से कंडीशन स्पेस पे जो कुछ एयर ऑफ द पार्टिकल जो है वो निकल जाएगा थ्रू जो एग्जॉस्ट फैन वगैरह से, और बाकी रिसाइकिल होकर फिर से यूज़ होगा, ठीक है। यही प्रोसेस है, खत्म। सो पहला क्वेश्चन जो है, इन ए विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम 100 मीटर क्यूब ऑफ एयर पर मिनट एट 15 डिग्री ड्राइबल टेम्परेचर एंड 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हीटेड अंटिल इज ड्राइबल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब पहले इसका ड्राइबल टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस, फिर इसको हीट किया तो इसका ड्राइबल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। इस फेज़ में ना तुम्हारा जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, वो 80% का 80% ही है। फिर क्या बोला है? फाइंड हीट एडेड टू एयर पर मिनट। अब देखो, हीट एडेड टू एयर पर मिनट निकालने के लिए ना हम लोग को सिंपल एक फॉर्मूला याद है, मास इंटू डेल्टा एच। हमेशा डेल्टा टी होता था, और यहाँ पे डेल्टा एच होगा। सो डेल्टा एच जो होगा ना वो कहाँ से आएगा? देखो, तुमको जो दो टेम्परेचर दिया हुआ है ना, ये दो टेम्परेचर तुमको साइकोमेट्रिक प्लॉट पे, मतलब साइकोमेट्रिक चार्ट पे प्लॉट करना आना चाहिए, ठीक है। देखो, ये जो लाइन होता है दिस इज़ फॉर ड्राइबल टेम्परेचर, और इस तरफ ये इंक्रीज़ करता है, मतलब राइट साइड ही इंक्रीज़ करता है। तो 15 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा और 22 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। सो इन दोनों को हम एक्सटेंड करें, ठीक है, ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाला लाइन है यहाँ पे इंटरसेक्ट करने के लिए एक्सटेंड करें। फिर क्या होगा? उस पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ से हम लोग अगर ऐसे एक लाइन खींचेंगे ये वाले लाइन पे, जो कि तुम्हारा एंथैल्पी का लाइन होता है, तो यहाँ पे तुमको, अगर हम इसको टेम्परेचर 1 बोलते, TD1 बोलते, तो ये क्या होगा? H1। इसको अगर TD2 बोलते तो क्या होगा? H2, ठीक है। सो 15 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस के लिए हम लोग को दोनों एंथैल्पी वैल्यूज़ मिल गया यहाँ पे, ठीक है। सो ये तो आ गया चेंज इन एंथैल्पी, बस हो गया। उसके बाद मास ऑफ एयर हीटेड पर मिनट। अब देखो, मास ऑफ एयर हीटेड पर मिनट निकालने का जो फॉर्मूला है ना, उसमें क्या होता है, तुमको क्वेश्चन में जो वॉल्यूम दिया है तुमको, वो तुमको डिवाइड करना पड़ेगा बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम कहाँ से आएगा? तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो वो फिर से ग्राफ से आएगा। देखो, जहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम में 0.1 हम लोग निकालेंगे, मतलब जो H1 है और जो TD1 है वहाँ पे। सो 1 पॉइंट पे तुमको देखना पड़ेगा जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, जो कि ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या है, तो वो तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर जाके तुम्हारा जो मास ऑफ एयर हीटेड पर मिनट आएगा, और ये तुम यहाँ पे रखेगा, और चेंज इन एंथैल्पी ऑलरेडी है, फिर तुम्हारा ये वैल्यूज आ जाएगा, हीट एडेड टू एयर पर मिनट। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, याद कैसे रखना है? देखो, बहुत सिंपल है। ये जो मास जो है ना, यू नीड इन केजी ना, ठीक है। तो अब देखो, वॉल्यूम किस में होता है? मीटर क्यूब में होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना में होता है? मीटर क्यूब पर केजी में होता है। सो मीटर क्यूब गया, और केजी जो नीचे था वो ऊपर आ गया। सो यू गॉट मास इन केजी, सिंपल। फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? मास ऑफ एयर हीटेड पर मिनट। अब मास है ना, तो इन केजी होगा, और चेंज इन एंथैल्पी का जो यूनिट है क्या है? किलोजूल पर केजी। सो केजी इंटू किलोजूल पर केजी, केजी चला गया और किलोजूल रह गया, जो कि हम लोग को हीट चाहिए था। सो ऐसे याद रखना है, ठीक है।
अब जो क्वेश्चन है ना, ये है तुम्हारा एक थिएटर ऑफ 1200 सीटिंग कैपेसिटी, एक बड़ा सा थिएटर है जिसमें 1200 लोगों का बैठने का जगह है, और इट इज़ टू बी एयर कंडीशन फॉर समर कंडीशन विद द फॉलोइंग डाटा। जो आउटडोर कंडीशन है वो तुम्हारा है ड्राइबल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 55%, और जो रिक्वायर्ड कंडीशन जो हॉल के अंदर चाहिए दैट इज़ ड्राइबल टेम्परेचर 20 एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60%। अब देखो बोला है कि अमाउंट ऑफ एयर सप्लाइड इज़ 0.25 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन। एक पर्सन के लिए इतना मीटर क्यूब ऑफ एयर पर मिनट देता है, तो 1200 सीटिंग है ना, मतलब 1200 लोगों का बैठने का जगह है, तो 1200 के लिए कितना होगा अमाउंट ऑफ एयर सप्लाइड, 1200 इंटू 0.25 इट इज़ 800 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड द सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट रिमूव फ्रॉम द एयर पर मिनट एंड सेंसिबल हीट फैक्टर। सेंसिबल हीट फैक्टर को अभी के लिए छोड़ते हैं, पहले तो ये समझते हैं कि सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट का बात क्यों है। पहले क्या बोला था, सिर्फ हीट बोला था, ठीक है, सिर्फ हीट बोला था। इस बार सेंसिबल और लेटेंट हीट क्यों आ रहा है, देखो पहले क्या हो रहा था ना, जस्ट टेम्परेचर चेंज हो रहा था, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेम था, इसलिए सिर्फ ऐसा वाला जो वेरिएशन आ रहा था, मतलब हॉरिजॉन्टल वेरिएशन। इस बार क्या हो रहा है ना, इस बार तुम्हारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी चेंज कर रहा है, ठीक है। जो पहले जो 30 डिग्री सेल्सियस पे कितना था 55, और अभी 20 डिग्री सेल्सियस कितना है 60%, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा ना, इस बार सिर्फ ऐसा वेरिएशन नहीं होगा, ऐसा भी वेरिएशन होगा और ऐसा भी, ठीक है। सो हम लोग को इस बार क्या करना है, जो सेंसिबल हीट तो निकालना है, ये तो हम लोग जब निकाले थे ये हीट, ये तो सेंसिबल हीट ही था ना, क्योंकि इस पर टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तो इसमें जो सेंसिबल हीट है वो निकालना ही है, प्लस ये जो लेटेंट हीट है जहाँ पे तुम्हारा टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है फिर भी हीटिंग हो रहा है, तो वो भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हीट निकालने का फॉर्मूला हम लोग सिंपल क्या पढ़े थे, m इंटू डेल्टा एच, ठीक है। तो हम लोग को डेल्टा एच चाहिए। अब देखो पहला हम लोग निकाल रहे हैं सेंसिबल हीट, तो सेंसिबल हीट कहाँ से आगा 2 से 3 तक हो रहा है, सो 2 और 3 पॉइंट पे हम लोग को डेल्टा मतलब एच का वैल्यू चाहिए होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 पॉइंट को हम लोग सीधा सीधा एक्सटेंड कर देंगे ऐसा करके, ठीक है, ये एंथैल्पी वाली लाइन पे। अच्छा और एक डाउट, ये 3 वाला पॉइंट कहाँ से आया, 20 डिग्री 30 डिग्री और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का वैल्यू से ये 1 और 2 पॉइंट आ जाएगा, 3 पॉइंट कहाँ से आएगा, देखो सिंपल 1 को नीचे परपेंडिकुलरली ड्रैग डाउन करना है, इसको हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करना है, तुमको 3 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो तुमको 2 और 3 का H2 और H3 मिल गया, अब तुमको डेल्टा H मिल गया। अब तुमको सिर्फ मास निकालना है। देखो मास निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ एयर प्रोवाइडेड डिवाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम तुमको मिल जाएगा ग्राफ से 0.1 का, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा मास ऑफ एयर सप्लाई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 800, तो दोनों को रख देंगे, हम लोग को मास ऑफ एयर सप्लाई मिल गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ये हम लोग का सेंसिबल हीट निकल जाएगा। अब देखो अब हमको लेटेंट हीट निकालना पड़ेगा, लेकिन लेटेंट हीट किस किस के बीच में है, ये 0.1 और 0.3 के बीच में है। अब देखो 0.1 पे कितना था 68 और 0.3 का कितना है 52, 68 माइनस 52, ठीक है, और मास तो सेम ही रहेगा, तो इसलिए लेटेंट हीट आ गया, ठीक है। अब देखो अब बोला है हम लोग क्वेश्चन पे सेंसिबल हीट फैक्टर निकालने। सेंसिबल हीट फैक्टर का जो फॉर्मूला है याद रखना, सेंसिबल हीट डिवाइड बाय सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, दोनों हम लोग के पास है, रख देंगे, वैल्यू आ जाएगा 0.4, खत्म।